नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ एंड मिरर में और मैं आपकी मेज़बान निशात्री। और आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए सुनीता बंगोत्रा जी हैं, जो कि एक जानी मानी जम्मू कश्मीर की हस्ती हैं, एक प्रवक्ता हैं और महिलाओं के उत्थान के लिए हमेशा जो है वो कार्य प्रणाली जो है वो हमेशा अक्सर वो आगे आती हैं। और आपको ये भी बताते चलें कि सुनीता बंगोत्रा जी जिस स्कूल की प्रिंसिपल हैं उनका नाम है माता सावित्रीबाई फुले। अब इन्हीं से जानते हैं कि माता सावित्रीबाई फुले ही जो है इन्होंने स्कूल के लिए नाम क्यों चुना और वो माता सावित्रीबाई फुले आखिर हैं कौन। तो मैम आपका स्वागत है। तो यही हम जानना चाहते हैं कि आखिर माता सावित्रीबाई फुले हैं कौन। जी थैंक यू सो मच निशा जी। मैं हूँ सुनीता बंगोत्रा, जम्मू से हूँ और मैंने 2016 में जम्मू में बड़ी ब्राह्मणा में एक स्कूल खोला है जिसका नाम सावित्रीबाई फुले मॉडर्न स्कूल से है। ये अभी प्राइमरी स्कूल है। अब आपने ये क्वेश्चन पूछा कि आपने ये इसी नाम से स्कूल क्यों रखा है और माता सावित्रीबाई फुले जी कौन है। बहुत सारे नाम है और ये नाम बहुत जम्मू कश्मीर में बहुत अलग सा नाम है। जी। तो मैं बताना चाहूंगी कि जैसे जैसे मैंने बाबा साहब अम्बेडकर की बुक्स पढ़ी और उन्होंने महिला शिक्षा के लिए क्या क्या काम किए हैं, फिर ज्योतिराव फुले जी की बुक पढ़ी, उन्होंने महिला शिक्षा के लिए उन्होंने क्या काम किए हैं, और माता सावित्रीबाई का एक अहम रोल जो है वो महिला शिक्षा का भारत में है। तो उनसे प्रभावित होकर मैंने अपने स्कूल का नाम जो था वो माता सावित्रीबाई फुले मॉडर्न स्कूल रखा है। और सावित्रीबाई फुले जो हैं वो महाराष्ट्र से हैं। लोग ये नहीं जानते हैं कि माता सावित्रीबाई फुले कौन है। जरूर किताबों में पढ़ा है, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि हमारी जनता इसके बारे में पूरी डिटेल में जानकारी ले। जी हाँ, माता सावित्रीबाई फुले जो हैं वो ज्योतिराव फुले की पत्नी है, धर्मपत्नी है। और जब उनकी शादी हुई थी तो वो मात्र 9 वर्ष की थी और वो ज्योतिराव फुले जो थे वो 13 वर्ष के थे। तो पहले उन्होंने अपनी एजुकेशन ली, मैं यहाँ ज़्यादा डिटेल में नहीं बता पाऊंगी, बता सकती हूँ लेकिन समय कम है। तो उन्होंने अपनी जो शिक्षा जो थी वो बहुत मुश्किल से ली। इवन के उनके जो पिताजी जो थे उनको कट्टरपंथियों ने ये उकसाया, ये उनको बहकाया कि शिक्षा जो है, शिक्षा ग्रहण करना जो है ये धर्म के खिलाफ है। तो ज्योतिराव फुले को एक बार खुद भी उन्होंने स्कूल से निकलवा दिया था उनके फादर ने। फिर बात आती है माता सावित्रीबाई फुले कौन थी। वो उनकी धर्मपत्नी थी। ज्योतिराव फुले ने अपनी धर्मपत्नी को पढ़ाया और फिर उनको एक अपना उन्होंने स्कूल खोला। 1 जनवरी 1848 भिंडेवाड़ा पुणे में उन्होंने स्कूल खोला और उस स्कूल की वो पहली महिला शिक्षिका थी, जैसे कि आप सब जानते हैं। और वो महिला मुक्ति आंदोलन की पहली नेता भी रही हैं। ये बहुत बड़ी बात है भारत में कि महिला मुक्ति आंदोलन भी उन्होंने चलाया था। तो ये वो नारी है, वो महान संघर्ष करना पड़ा उनको कड़ा। हाँ बिल्कुल। उनको इवन के जब वो स्कूल में पढ़ाने जाया करती थी उनके ऊपर कीचड़ पत्थर, उनको बिल्कुल तंग किया जाता था कि महिलाओं को शिक्षा देना जो था उस समय में वर्जित था, छुआछूत थी, जातिवाद था। तो इसके तहत महिलाओं को, पुरुषों को शिक्षा दी जाती थी लेकिन महिलाओं को अधिकार नहीं था पढ़ने का। तो इसके लिए ये दोनों ही दंपत्ति ने मिलकर भारत में पहला स्कूल जो था औरतों महिलाओं के लिए वो भिंडेवाड़ा पुणे में खोला। तो इसलिए मैं शॉर्टकट में ये कहूँगी कि माता सावित्रीबाई फुले जो है वो भारत की पहली महिला शिक्षिका हैं जिन्होंने महिलाओं के लिए पहला स्कूल खोलकर हमारे ऊपर बहुत उपकार किया है। आज भी अधिकांश महिलाएं ऐसी हैं जो पढ़ लिख रही हैं, एक अच्छे मुकाम पर पहुंची हैं, पर शायद ही वो इसका क्रेडिट जो है वो ये नहीं देखती हैं कि आज हम जिस मुकाम पर पहुंचे हैं इन सब के पीछे हमारे माता पिता के, हमारे गुरुओं के अलावा भी माता सावित्रीबाई फुले का एक अहम रोल है। इसके साथ ही मैम आपसे दूसरा सवाल मैं पूछना चाहूँगी। जिस तरीके से रक्षाबंधन का त्यौहार जो है वो बड़े हर्षोल्लास से मनाया जाता है, कुछ लोग जो है आज वो त्यौहार मना रहे हैं, कुछ कल जो है इसको मनाएंगे, लेकिन यहाँ पे जानना चाहूँगी जब रक्षाबंधन त्यौहार की बात आती है तो बहनें बड़े खुशी से, बड़े चाव से अपने भाई के घर जाती हैं, रक्षाबंधन बांधती हैं, उनकी लंबी उम्र की कामना करती हैं। वहीं भाई भी उनकी सलामती के लिए और उनका हमेशा हर मुसीबत में साथ देने के लिए जो है एक वचन भी अपनी बहनों को देते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगी कि जब महिलाओं के प्रॉपर्टी पर अधिकार की बात आती है, यानी आप ये कहें कि जब ये बात आती है कि कल को वही बहन अपने परिवार में जाके प्रॉपर्टी का हिस्से की अगर बात करें, अधिकार की बात की जाए, तो वहाँ पर बहुत सारे भाई जो हैं नकारा कर लेते हैं, किनारा कर लेते हैं, या आप ये कहें कि विवाद इतना बढ़ जाता है, कई बार वो बातचीत भी जो रिश्ते टूट जाते हैं, बातचीत भी बंद हो जाएंगी। इन सब पर आप क्या कहेंगे?
मैं यहाँ ये निशा जी कहना चाहूँगी कि रक्षा हमें किससे चाहिए। जी। हम इतने असुरक्षित कब से हो गए, मतलब हमें एक भाई से, भाई अब मेरे साथ यहाँ कुछ हो जाएगा जी। तो भाई इतनी जल्दी कैसे आ जाएगा। मैं दिल्ली में बैठी हूँ, भाई मेरा जम्मू में है, मुझे दिल्ली में प्रॉब्लम होती है तो सबसे पहले सुरक्षा मुझे कौन देगा, सबसे पहले तो पुलिस आएगी ना। तो ये एक जो एक बात जो है वो बनाई हुई है कि मतलब हम रक्षा राखी बांधेंगे तो भाई हमारी रक्षा करेगा, है ना। तो मेरे ख्याल में ये यहाँ मेरा मानना है कि भाई को ये याद क्यों दिलाना है कि तुम मेरे साथ रहना, है ना, तुम मेरे साथ साथ चलना। तो सुरक्षा, देखो सुरक्षा के लिए तो भाई साथ साथ नहीं जाएंगे, है ना। तो हमें खुद सशक्त होना है। हमें माता सावित्रीबाई फुले ने ये अधिकार दिया है, शिक्षा का हमें अधिकार मिला। जब से हमने पढ़ना लिखना शुरू किया तो हम इस कैपेबल हैं कि हम जहाँ जहाँ भी रहेंगे। आज हमारी लड़कियाँ जो हैं वो हवाई जहाज उड़ा रही हैं, आज बहुत सारी पॉलिटिक्स में हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं और बहुत सारी आर्मी में हैं। तो कहाँ कहाँ जाएंगे भाई रक्षा करने के लिए। तो इस त्योहार का मैं कोई ये महत्वपूर्ण बात नहीं है कि वो रक्षा के लिए उनको धागा बांधा जाता है। तो मैं तो इसको एक व्यवसाय मानूंगी कि इस दिन जो व्यवसाय करने वाले लोग हैं उनकी बिक्री काफ़ी होती है। बहनों के लिए सूट खरीदे जाते हैं, भाइयों के लिए गिफ्ट जाते हैं। तो अगर इसको आप दूसरे तरीके से देखें ना, तो ये आप जो मिलन कहते हैं कि रक्षाबंधन वाले दिन भाई बहन का मिलन होता है, ऐसा नहीं होता। मैं इसको दूसरे तरीके से समझती हूँ। अभी मैं अपने भाई के घर में जाती हूँ तो जो मेरी भाभी है उसको भी तो अपने भाई के घर में जाना, तो वहां होती है लड़ाई, क्योंकि वो अपने हस्बैंड को बोलती है कि तुम तैयार हो जाओ, मुझे भी जाना है। अब ये बहन जा रही है तो भाई कई बार उसको नहीं दिखता, तो वहां होती लड़ाइयां हैं, ज्यादा प्यार कम होता है। इस दिन जो एक गरीब जो बहन होगी उसको भी बहुत तकलीफ होती है कि मैं भाई के लिए क्या लेके जाऊं, है ना। तो जो अगर भाई गरीब होगा तो बहन भी वहां जाना पसंद नहीं करेगी, वो सोचेगी मैं उस भाई के पास जाऊं जिसके पास कुछ है। तो ये मिलन के अलावा मुझे लगता है कि इस दिन लड़ाइयां काफी सारी होती हैं, कभी भाभी और इसमें एक बात है कि अगर वही बहन जो है कल को अगर प्रॉपर्टी में हिस्सा मांगती है, अधिकार मांगती है अपना उस घर का, तो फिर वो वही भाइयों का क्या रिएक्शन रहता है? उनका रिएक्शन बहुत ही खराब होगा। और ये बहुत ही आपने अहम मुद्दा जो है ये उठाया है। देखिए जो महिला जो है ना, उसको ये नहीं पता कि मेरा घर असली है कौन सा। उसको कहा जाता है भाई तुम पराया धन हो, तुमने उधर जाना है ना तो उसको उधर प्रॉपर्टी का राइट है और ना ही उसको घर से कुछ मिलता है। तो अगर वो बात करते, अगर बाबा साहब ने जो संविधान बनाया है उसके तहत अगर हमें अधिकार मिला है कि पैतृक जो संपत्ति है उसमें भाई को और बहन को इक्वल जो है वो प्रॉपर्टी का अधिकार है। लेकिन अगर बहन इसकी बात करती है या चर्चा करती है, उसके मुंह से भी निकल जाए, तो उस दिन भाई जो है वो डंडे लेके दरवाजे पे खड़े मिलेंगे। वो बोलेंगे तुम तो भाग जाओ यहाँ से, क्योंकि मैं तुम्हें देने वाला नहीं, मैं तुम्हें कोई अधिकार, अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो मेरा तेरा रिश्ता टूट गया। तो फिर भाई जो हैं वो देखिए ना, आप रक्षा करने वाले हैं। तो अगर कोई बहन बहुत गरीब है, उसके पास कोई भी साधन नहीं, उसके पास जमीन नहीं है, तो अगर उसके भाई अच्छे हैं, उसके बाप के पास संपत्ति है, जब उसको कानूनन अधिकार दिया गया है तो मेरे ख्याल में उसको संपत्ति भाइयों को खुशी खुशी उसको देनी चाहिए। इतना उनमें अगर वो रक्षा बांधने से इतना वो समझते हैं कि मैं इसकी रक्षा करूंगा, मैं बहुत दयावान हूँ, एक सूट दे दूंगा उसको, कुछ 4 पैसे दे दूंगा, उसको खुश कर दूंगा। जब बात संपत्ति की आती है तो वो बाप की संपत्ति होती है, ना कि वो भाई से ले रही होती है। वो माँ बाप की संपत्ति है जो अपने बेटी और बेटे को इक्वल देना चाहते हैं। तो इसमें भाइयों को ज्यादा, उसमें मेरे ख्याल में ज्यादा ये कह के अपनी बहन को प्रताड़ना देना कि तुम अगर हिस्सा मांगोगी तो मैं तुम्हारे साथ रिश्ता तोड़ दूंगा। तो इससे बेटर है कि पहले ही इतने कड़वे रिश्ते होते हैं, तो इससे बेटर रिश्ता टूटता है तो टूटना चाहिए, और जो अधिकार है वो बराबर लड़कियों को मिलने चाहिए। और इसकी मैं बिल्कुल पुरजोर जो है इसकी हिमायती हूँ कि लड़कियों को अधिकार जो है, जो बाबा साहब ने कानूनन अधिकार दिए हैं, वो लड़कियों को मिलने चाहिए, ताकि वो भी अपने आप में एक सशक्त महिला जो है वो भी अपने आप में अपने आप को मजबूत समझे कि यस मेरे पास भी कुछ है।
तो कई बार तो ससुराल वाले भी होते हैं, उनको भी लालच होता है कि ये कुछ लेके आए। वैसा कुछ नहीं होना चाहिए, लालच जैसी चीज नहीं होनी चाहिए। वो बेटी का है, बेटी अपने जब तक वो जिंदा रहे वो आराम से उस प्रॉपर्टी को कैसे इस्तेमाल कर सकती है। हाँ, अगर भाई बहनों का रिश्ता बहुत अच्छा है, वो बहुत प्यार करते हैं, हर टाइम बहन के पीछे खड़े रहते हैं, उसको कोई प्रॉब्लम आ गई, वो बीमार है, उसका परिवार में कोई दिक्कत आ गई, वो रेडी रहते हैं, तो वो एक अलग बात है। अगर बहन चाहे तो वो हिस्सा छोड़ भी सकती है, वो उसके ऊपर है उसकी कितनी अंडरस्टैंडिंग है। और अगर कोई लड़का जो है वो अपने माँ बाप की सेवा भी नहीं कर रहा, वो अपनी बहन को भी नहीं देख रहा, वो बहन घर में जाती है उसको गाल गलोच करता है, उसको एक डंडा नहीं उठाता, हाथ उठाने पे भी कई जगह पे मैंने ऐसा भी देखा कि बहनों के ऊपर हाथ भी उठा देते हैं भाई, लेकिन सिर्फ एक टैग है कि वो उस घर का बेटा है। हाँ, वो उसको मतलब बहुत महान माना गया, भाई तू बेटा है, तेरे लिए तो सब कुछ है। तो अगर इस तरीके से आपने जातियां अपनी बहनों के ऊपर करनी है तो मेरे ख्याल में बहनों को अपना अधिकार ले लेना चाहिए। और कई बार क्या होता है कि लड़की की सास और ससुर भी बीमार होते हैं, वो भी लाइबिलिटी है लड़की की, उसने अपने सास ससुर देखने हैं, और जब उसका भाई उसके माँ बाप को नहीं देख रहा तो वहां भी उसको देखना पड़ता है, वो कितनी प्रताड़ित होती है। और उस टाइम उसका जो टाइम होता है उस टाइम उसने बच्चे भी पैदा करने होते हैं, वो फिजिकली मेंटली कितना स्ट्रेस बियर करती है। मैं कहती हूँ कि लड़की की शादी जब होती है तो बहुत सारी यातनाओं से वो बेचारी 2-4 दिन उसको कपड़े मिलते हैं, गहने मिलते हैं, उसको लगता है यही जिंदगी है, लेकिन ये जिंदगी नहीं है, असलियत कुछ और है। तो अगर हमें सास ससुर को भी देखना है, उसके बाद माँ बाप को भी देखना है, तो फिर भाई का रोल क्या है? जब वो रोल ही अदा नहीं करता, जब वो उसका काम है अपने माँ बाप को वो देखे, हमारा काम है हम अपने हस्बैंड के जो मम्मी डैडी हैं उनको देखना है, हमारा बिल्कुल उनकी तरफ ध्यान होना चाहिए, उनकी सेवा करनी है, उनका खान पीन, उनका हर चीज जो है हमें देखनी है, ना कि हमें पीछे जाना। अगर हमें पीछे जाना, सारा खर्चा भी मुझे करना है, बाप को भी देखना है, माँ को भी देखना है, उसकी चुन्नी फटी हुई है, उसकी चप्पल है कि नहीं है, उसको दवाई दी कि नहीं दी है, रातों की मेरी नींद हराम है, तो इससे बेटर नहीं है कि भाई को कुछ, मेरे ख्याल में उसको कुछ नहीं मिलना चाहिए, ऐसे भाइयों को कुछ नहीं देना चाहिए। कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने किया कुछ नहीं होता, सिर्फ प्रॉपर्टी के वो लालची होते हैं। तो ये जो मैम ने बात कही है ये बहुत सौ दर्जे की ये बात है, क्योंकि इस बात को सुन के आज बहुत सारे भाई ऐसे जो हमारे साथ जुड़े होंगे या जो शायद इस तरीके का अपने माँ बाप के साथ करते होंगे। बहुत गहरी बात जो है मैम ने की है। मैम, यहाँ पे मैं आपसे एक और सवाल जानना चाहती हूँ। जिस तरीके से आज महिला हर फील्ड में आगे हैं, अगर आज मैंने माइक पकड़ा है तो इसके पीछे भी बहुत ज़्यादा जो है हमें राइट्स मिले हैं, मेहनत है। आज आप एक अच्छे ओहदे पर हैं, जम्मू के लोग आपको जानते हैं, इसके पीछे बहुत ज़्यादा मेहनत है। सबसे अहम सवाल यही है कि जो शिक्षा दिलाने, महिलाओं की शिक्षा दिलाने में लिए किसने जो है एक अहम भूमिका निभाई है और कितना संघर्ष जो है इसके पीछे करना पड़ा है? जी, महिलाओं की शिक्षा की मैं बात करूंगी तो वो मैं जैसे आपको बता चुकी हूँ कि ज्योतिराव फूले और सावित्रीबाई फूले जो हैं, ये दोनों ही दंपति जिन्होंने 1 जनवरी 1848 भिंडेवाड़ा में पहला लड़कियों के लिए स्कूल खोला। उससे पहले हमें कहीं कोई भी समाज सुधारक नहीं दिखते जिन्होंने लड़कियों के लिए, खास करके शूदर जो हैं और लड़कियां जो हैं, उनको तो बिल्कुल भी शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं था। तो उनके लिए तो उन्होंने स्कूल ओपन किए ही, बाकी सभी लड़कियों के लिए स्कूल ओपन किए। ऐसा नहीं था कि सिर्फ जो शेड्यूल कास्ट जो लड़कियां थी उनके लिए स्कूल था, या एससी के लिए था, एसटी ओबीसी के लिए था, ऐसा नहीं था। वो सबके लिए उन्होंने स्कूल खोले। लेकिन कितनी बड़ी सोच रखी होगी उस दंपति ने, और कितना उन्होंने झेला होगा। इवन कि उन्होंने अपनी औलाद पैदा नहीं की थी कि हम सदा हम शिक्षा के लिए काम करेंगे, और महिलाओं के ऊपर जितने भी उत्पीड़न होते हैं उसके लिए भी उन्होंने आवाज उठाई। अब विधवाओं का इतना बुरा हाल उस समय में होता था, उनका मुंडन करा के उनको गलियों में मरने के लिए छोड़ दिया जाता था, और कोई भी उनको पकड़ के दुराचार उनके साथ किया जाता था। तो उसके लिए भी माता सावित्रीबाई फूले और ज्योतिराव फूले ने एक आश्रम जो था उनके लिए बनाया था कि उनके साथ जो दुराचार होता था, अगर वो प्रेग्नेंट हो जाती थी तो वो अपना आत्महत्या के लिए वो मजबूर हो जाया करती थी, क्योंकि इतना ज्यादा जुल्म उनके ऊपर होता था। और जब उनके सिर के ऊपर उस्तरा चलाया जाता था वो संक्रमित हो जाती थी, और कई बार तो उनकी मौत हो जाया करती थी। तो ऐसी महिलाओं के लिए, महिलाओं की शिक्षा के लिए, उनके अधिकार के लिए, उनके ऊपर जो अत्याचार होते थे उसके लिए भी आंदोलन जो थे वो माता सावित्रीबाई और ज्योतिराव फूले ने किया। और सबसे ज्यादा मैं बात करूंगी कि अगर बाबा साहब अम्बेडकर, और जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बना
1950 यहीं पे में। मैं यही हाँ। सवाल पूछने वाली हूँ, क्योंकि अगर देखा जाए तो 90% लोग ये समझ के चलते हैं कि जो बाबा साहेब अम्बेडकर हैं उन्होंने सिर्फ हमारा संविधान बनाया था, लेकिन बहुत कम लोग ये जानते हैं कि महिलाओं के अधिकारों के लिए किस तरीके से जो है वो आगे आए थे और किस तरीके से महिलाओं को आज भी उन्होंने जो अधिकार दिलाए हैं। अगर आज हम अपने ऑफिस में इंडिपेंडेंट काम कर रहे हैं या फिर हमें लीव्स के प्रावधान है या हमारे बहुत सारे राइट्स हैं, उनके बारे में किस तरीके से उन्होंने जो है वो जो राइट्स थे वो दिलाए थे। जी, आपने सही कहा निशा जी। सिर्फ बाबा साहब को इसलिए नहीं जाना चाहिए कि उन्होंने संविधान जो है वो लिखा, सिर्फ एक काम नहीं किया है, उसमें कड़ी मशक्कत उन्होंने करके, जब इतने सारे जो समिति थी उसमें जितने भी मेंबर्स जो थे उनको चुना गया था, उनकी तबीयत खराब हो गई, सब लोग बड़ी भांति जानते हैं। तो एंड में बाबा साहब ने उसको कंप्लीट किया और फिर वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सौंपा। इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इसके अलावा भी उन्होंने महिलाओं के लिए तो बहुत सारे काम किए हैं, जिसे राइट टू प्रॉपर्टी है, राइट टू जो डाइवर्स है, कि पहले महिलाएं जो हैं वो चाहे कितना भी शराबी पति होता था, मारता था, पीटता था, चाहे वो मारते मारते मर जाती थी पत्नी, तो उसको कोई ये नहीं था, उसको वही रहना था, उसके साथ चिपक के रहना था। तो ये अधिकार जो है ये बाबा साहब ने दिलाया है कॉन्स्टिट्यूशन के तहत कि हम डाइवोर्स जो है, अगर पति शराबी नशेड़ी है, जब वो गलत करता है तो उसको डाइवोर्स देने का अधिकार हमें मिला है। राइट टू एजुकेशन हमें मिला, राइट टू वोट जो है, वोट का अधिकार अभी कई ऐसी कंट्रीज है जहाँ पे लड़कियों को अधिकार नहीं है, लेकिन ये भी हमें बाबा साहब की बदौलत ही मिला। फिर हमें मैटरनिटी लीव जो है उसके प्रावधान मिले हुए हैं। आज महिलाएं अलग अलग क्षेत्र में काम करती हैं, लेकिन मैटरनिटी लीव से उनको एक रिलीफ मिलता है, तो बाबा साहब की ये भी देन है। और बाकी और बहुत सारी एजुकेशन की तो बात ही क्या है कि बाबा साहब तो ये कहते थे कि शिक्षा शेरनी का वह दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो वहाँ वो बात सिर्फ मेल की नहीं करते, वो महिला की भी करते हैं। और बाबा साहब ये कहते हैं कि मैं किसी भी देश का या कम्युनिटी का मापदंड जो है कि उसने कितनी तरक्की की है, मैं इससे करता हूँ कि उस समाज की, उस देश की महिलाओं ने कितनी प्रोग्रेस की है। तो यहाँ बाबा साहब का तो हम देना जो है वो नहीं दे सकते कि उन्होंने महिलाओं को कितने अधिकार जो है वो दिए हैं। और 1951 में उन्होंने वो लॉ मिनिस्टर थे, और हिंदू कोड बिल जिसके तहत उन्होंने बहुत सारी सुविधाएं जो हैं वो अकेले भिड़ गए थे असेंबली में, तो वो पार्ट्स में वो बाद में लागू हुआ, लेकिन वो उस टाइम नहीं मान रहे थे। बहुत सारा उनका विरोध हो रहा था, अंदर भी हो रहा था, बाहर भी हो रहा था। इवन औरतों को ये पता नहीं था कि बाबा साहब हमारी लड़ाई लड़ रहे हैं। तो उन्होंने 1951 में उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, और इस्तीफा हमारे लिए, महिलाओं के लिए दिया है, और हमें पता होना चाहिए और महिलाओं को उनके बारे में पढ़ना चाहिए कि बाबा साहब ने हमारे लिए क्या किया। तो मैम ने जो भी सवालों का जवाब दिया है, उम्मीद करती हूँ कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आज भी ये पूरी जो बातें हैं वो नहीं जानते होंगे, और आज उनको जानने के बाद, पूरी बातें सुनने के बाद कहीं ना कहीं फक्र हुआ होगा कि बाबा साहेब अम्बेडकर ने हमारे लिए जो इतने सेक्रीफाइस किए हैं और उन्हीं की बदौलत आज हम यहाँ पे हैं। मैम आपसे यहाँ पे ये भी जानना चाहती हूँ कि भारत में बहुत सारे ऐसे ग्रामीण क्षेत्र हैं जहाँ पे आज भी महिलाओं को पढ़ने में, आगे बढ़ने में काफ़ी समस्या आती हैं, तो उस चीज़ को किस नज़रिए से देखते हैं आप? हाँ, मेरा ये मानना है कि गांव में गरीबी बहुत ज़्यादा है जी। 2 वक्त की रोटी जो जुटा पाना है वो पेरेंट्स के लिए बहुत मुश्किल है। आज वो गवर्नमेंट स्कूलों में बच्चियों को डालते हैं, लेकिन गवर्नमेंट का जो सिस्टम है 7th 8th तक उनको फेल नहीं करना बच्चों को। बच्चे को कुछ आ रहा नहीं आ रहा, तो मेरे ख्याल में हम सिर्फ लिखने पढ़ने में हम ये कह सकते हैं लिटरेसी रेट इतना बड़ा, लेकिन अगर सही मायने में हम देखें तो हम लड़कियों को खास करके प्रॉपरली एजुकेट नहीं कर रहे हैं। जबकि ये बड़े बड़े महापुरुषों ने कहा कि अगर एक लड़की पढ़ती है तो वो 2 परिवारों को बिल्कुल पढ़ाती है। उसके लिए वो बहुत ज्यादा एक कहावत है कि महिला को पढ़ाना बहुत जरूरी है कि सुधार भी, और हाँ 2 परिवार जो है शिक्षित होते हैं।
तो लड़कियों का एक तो अंधविश्वास जो है वो बहुत ज़्यादा है। लड़कियों को जो गांव के लोग हैं वो इतने अवेयर नहीं हैं कि शिक्षा बहुत ज़रूरी है। 16, 17, 18 साल की होती है लड़की तो उसकी शादी के लिए लड़का ढूंढ लेते हैं। लड़का चाहे शराबी होगा, कम कमाता होगा, बस उनको ये है भाई कन्यादान करना है। लड़की को एक चीज वस्तु मान लिया है, भाई ये दान करो, दे दो तो सबसे बड़ा दान है, जबकि ये सबसे बड़ी लानत है। लड़की कोई चीज नहीं है जिसका आप दान दोगे। लड़कियों की एजुकेशन के लिए वो या तो प्राइमरी स्कूल में ही पढ़ाई छोड़ देती हैं या वो मिडिल करके, वहाँ ड्रॉप आउट रेट जो है वो इधर गांव में बहुत ज्यादा है। तो अगर लड़कियां पढ़ना भी चाहती हैं, अब कुछ लड़कियां बाहर पढ़ने के लिए आ रही हैं, लेकिन उनको बहुत सारी मेहनत जो है वो करनी पड़ती है, बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। कई बार स्कूल जो है, जैसे हाई स्कूल अब उन्होंने कर लिया तो उसके बाद उनको हायर सेकेंडरी में जाना, स्कूल दूर होते हैं, पेरेंट्स अलो नहीं करते, लोगों का जो है उनके ऊपर ताने कसने या उनको रास्ते में तंग करना, वो तो हमारे समाज में अभी भी प्रचलित है। चाहे जितनी मर्जी हम राखियां बांध के कह लें कि रक्षा दो, हमें रक्षा दो, इनके आगे, पुरुषों के आगे हमें गुहार लगानी है। इतनी रक्षा हो तो देश में कभी भी कोई रेप केस या बलात्कार ना हो। हाँ, तो लड़कियों की ये बात भी एक आड़े आती है। मोर ओवर जो अनपढ़ पेरेंट्स हैं उनको शिक्षा का महत्व जो है वो नहीं पता है, तो लड़कियां हमारे पीछे रहती हैं। लेकिन जब जब हमारी लड़कियां पढ़ेंगी तब तब हमारा सुधार होना है, तब तब हमारे देश की जो उन्नति है वो होगी। महिलाओं को पढ़ाना बहुत ज़रूरी है, उससे हमारे घरों का जो अंधविश्वास है वो कम होगा, वो ख़त्म होगा। नहीं तो जितनी महिलाएं अशिक्षित होंगी उतना ज़्यादा अंधविश्वास, उतनी ज़्यादा जो प्रॉब्लमें जो हैं वो उनके साथ रहेंगी। तो उनका पढ़ना बहुत ज़रूरी है। उनको मुश्किलातें तो आती हैं, गवर्नमेंट की तरफ से आज बुक्स दी जाती हैं, लेकिन बुक्स तो चलो फ्री दे रहे हैं, यूनिफॉर्म भी दे रहे हैं, खाने के लिए भी मिड डे मील जा रही है, लेकिन उससे ज़्यादा अगर बिल्कुल आप टीचर्स को, मैं कहूँगी, मैं खुद भी एक टीचर हूँ, टीचर रही हूँ, मैंने काफ़ी देर तक टीचिंग की है, लेकिन अगर वो पूरी ईमानदारी के साथ, एक जो महिला टीचर है वो पूरी ईमानदारी के साथ दूसरी महिला को शिक्षित करे, तो मेरे ख्याल में हमारा जो देश है वो बहुत उन्नति, दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करेगा। शिक्षा के बिना हम किसी भी उन्नति का हम सोच भी नहीं सकते कि हम उन्नति के शिखर पे जाएंगे। तो ग्रामीण जो इलाके की जो लड़कियां हैं उनकी तरफ हमारी जितनी भी महिलाएं जो काम करती हैं, टीचर्स हैं, उनको मेरा संदेश रहेगा कि ईमानदारी से आप बच्चियों को पढ़ाइए, क्योंकि हमारा दायित्व बनता है। एक औरत अगर दूसरी औरत की हेल्प करेगी तो तब हम बहुत जल्दी जो है वो तरक्की की राह पे चलेंगे। जी, अंत में मैम आपसे यही मैं सवाल करूंगी कि वो ग्रामीण के वो क्षेत्र जहाँ के माँ बाप अपनी बच्चियों को पढ़ने के लिए आगे नहीं भेजते हैं, वो ये सिर्फ ये सोचते हैं कि ये सिलाई कढ़ाई का काम सीख लें या फिर घर में ही जो झाड़ू पोछा या फिर अच्छी तरीके से जो चूल्हा चौका होता है वही कर लें और स्कूल में नहीं भेजेंगे, उन क्षेत्रों के लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगी कि जो जबरदस्ती फोर्सफुली लड़कियों को सिर्फ घर बैठने के लिए मजबूर करते हैं, वो इसलिए अपनी बच्चियों को आगे नहीं भेजते हैं कि अगर कोई और देखेगा तो वो कहेगा कि अपनी बच्ची को कुश्ती में जो है ये पहलवानी जिस तरीके से करवाते हैं वहां आगे भेज रहा है या वहां आगे भेज रहा है, और वो दब जाते हैं लोगों की आवाज से। उनको आप क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं ग्रामीण क्षेत्र के जितने भी अभिभावक मेरे को सुन रहे हैं या देख रहे हैं उनको मैं ये कहूंगी कि आज लड़की लड़का जो है वो बराबर हैं। अभी आप हिमा दास को देखिए, कितने मेडल वो लेके आई हैं, अलग अलग क्षेत्र में आज जहाज उड़ा रही हैं। तो आप ये जो एक धारणा जो दिमाग में बैठी हुई है ना कि लड़के ही आपकी सेवा करेंगे, लड़के ही आपको देखेंगे, तो ये धारणा जो है इसको अब तोड़ना होगा। आप लड़कियों को अच्छी से शिक्षा दें, अच्छे से संस्कार दे, वो घर का चूल्हा चौका ये सब कुछ निपुण होती हैं, वो मल्टी टैलेंटेड होती हैं, ये चीज़ें वो ऑटोमेटिकली सीख जाएंगी और जैसा घर का माहौल होगा वो सीख जाएंगी। लेकिन उनको शिक्षित करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सच्चे मायने में अगर आज़ादी का जश्न जो आप मना रहे हैं तो लड़कियों को आज़ाद करिए, वो कहीं भी आप उसको समझा के रखिए, कहीं पे भी तोहमत आपको नहीं लगने देंगी। वो बहुत ही प्यारी होती हैं, लाडली होती हैं और वो अपने माँ बाप का बिल्कुल ध्यान रखती हैं। आप उनको
उड़ने दीजिए, वो कहीं पे भी आपका सर जो है वो झुकने नहीं देंगी, आपका सर जो है वो बुलंद करेंगी। तो मेरी उनको सलाह है, मेरा उनके आगे अनुरोध रहेगा पेरेंट्स के आगे कि जब जब बच्ची को आगे जाने का मौका मिलता है शिक्षा के लिए तो उसके रास्ते बंद ना करें, उसके रास्ते खोल के रखें, ताकि वो भी शाना बशाना लड़कों के साथ वो अपनी शिक्षा जो है वो ग्रहण करे और आगे बढ़े। जी। तो हमारे साथ तमाम बातचीत करने के लिए मैडम सुनीता मंगोदा थी। मैम बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच। तो मैम ने हमारे साथ बहुत सारी बातें की है महिलाओं के राइट्स के लिए, किस तरीके से महिलाओं को आगे आना चाहिए, क्योंकि अगर आज की हम बात करते हैं तो हर एक फील्ड में, चाहे आप चांद की बात करें या ज़मीन की बात करें, महिलाएं हर कदम में जो है वो आगे हैं और इतना भी वो दम रखती हैं कि वो लड़कों के साथ कंधा बराबर नहीं मिलाती हैं बल्कि एक स्टेप आगे जो है वो चलती हैं। तो फिलहाल हम चाहते हैं कि हर एक शख्स जो है वो हमारी पूरे जो इंटरव्यू है उसको सुने और किस तरीके से मैम ने पूरे जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं उनके अलावा जो भाई हैं जो अपने घर में अपने ही माँ बाप की जो अच्छे से देख रेख नहीं कर सकते हैं उनके लिए भी एक अच्छा मैसेज दिया है। तो इसी तरीके से आप हमारे साथ बने रहें न्यूज़ इन मिरर में। धन्यवाद।